नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स है गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट भी अवेल करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका एड्रेस यहां पर शो हो रहा है। साथ ही हमारा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। पहला टॉपिक एयरफोर्स डे के बारे में है, ठीक है ना। 8 जो अक्टूबर है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब भी कोई डे जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके बारे में हमको जागरूकता या उसको हम ट्रिब्यूट वहां पर दे रहे होते हैं, है ना। उसके प्रति जो है वहां पर हम ये दर्शा रहे होते हैं कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसी संदर्भ में आर्टिकल, बिल्कुल सिंपल सा आर्टिकल है ये आपका, ठीक है। इसको आप देखिए, कंटेक्चुअल पार्ट है, मेंस में क्वेश्चन आएगा तो इससे रिलेटेड जो ऑपरेशंस है ना, सुरक्षा के संदर्भ में, तो थर्ड पेपर में रख सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है एनसीटी, जो आप 69th अमेंडमेंट पढ़ते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में दिल्ली को देखते हैं, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के बारे में है। तो ये आपका जीएस पेपर 2 का कोर पार्ट है। हमेशा आप सुनते होंगे कि भैया दिल्ली को एक पृथक राज्य बना के उसको पूरे अधिकार दे दो, जबकि वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। तो जितने भी महत्व के, जो महत्वपूर्ण हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे संसद हो, चाहे हमारी सुप्रीम कोर्ट हो, सारी चीजें कहां पर है? दिल्ली में। तो वो राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इसलिए उसको यूटी बना के रखा गया है। भले ही वहां पर विधानसभा है, लेकिन वहां पर जो है स्पेशल प्रोविजन किए गए, वही देखेंगे हम। आर्टिकल 239 ए देखा होगा आप लोगों ने, आर्टिकल 239 ए भी देखा होगा, उसी संदर्भ की चर्चा करेंगे, जीएस पेपर 2 का पार्ट है। इसके बाद ट्रिब्यूनल्स की बात करेंगे, इंडिया के संदर्भ में बात किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पीएफआई को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है, और वो भी यूएपीए एक्ट के अंतर्गत जो अनलॉफुल एक्टिविटीज वगैरह देखी जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए जो है इस तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो ट्रिब्यूनल की जो व्यवस्था की गई 42nd अमेंडमेंट से की गई है ना, 1976 में, जो हमारी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसी के रिकमेंडेशन में एक तरीके से इसको भी बनाया गया था, ठीक है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज के संदर्भ में भी आप उसी कमेटी का नाम सुनते होंगे। तो जो ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था हमारे संविधान में आर्टिकल 323 सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी में है। मैंने कई बार आपको बताया, ए में, ए से याद रखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए होता है, और जो बच गए सारे विषय उनसे संदर्भित विभाग को जो है वो स्पीडी वहां पर क्या करना है, डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करना है ना। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे इसको बनाया गया है ट्रिब्यूनल को, ठीक है। अब यहाँ पर विवाद भी आता है कि भैया न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो रिटायर्ड अफसर वगैरह होते हैं उनकी जो है नियुक्ति कर दी जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर स्पेशलिस्ट को रखा जाता है। तो इस टॉपिक को देखेंगे, जीएस पेपर 2 का पार्ट है। इसके बाद गिग इकोनॉमी की बात करेंगे। लगातार हमारे यहाँ जो गिग वर्कर्स हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है हमारे लेबर फोर्स के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत अभी नीति आयोग ने रिपोर्ट भी दिया है कि इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, तो सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। गिग इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग, जैसे आप पहले देखेंगे जो परमानेंट आपके जॉब होल्डर्स होते हैं,
जिनके पास स्थायी रोजगार होता है उनको सोशल सिक्योरिटी वगैरह मिलती है। लेकिन ये कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, है ना, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ये किसी से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जुड़ के काम करते हैं, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट वाइज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता, कोई टीएडीए नहीं मिलता, है ना, पीएफ वगैरह की व्यवस्था नहीं होती। तो उससे संदर्भित है ये कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए, क्योंकि इसका जो आकार है लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था पर धनात्मक प्रभाव डाल रही है। तो ऐसे लोगों को भी तो सुरक्षा प्रदान करना एक कल्याणकारी जो वेलफेयर स्टेट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसी संदर्भ में ये आपका आर्टिकल है, पेपर थर्ड में रख सकते हैं। इसके बाद ई रूपी की बात करेंगे, हम ई रुपए की बात करेंगे। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी आरबीआई इसको लॉन्च कर रही है, एक तरीके से डिजिटल करेंसी का पार्ट है आपका, है ना। जैसे बिटकॉइन वगैरह देखते हैं तो हमारे यहाँ उसको बैन किया हुआ है, क्यों? क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी का मुद्दा है ना। ठीक है, तो उसके विकल्प के रूप में एक ये सिक्योर और जो आपका एक तरीके से सुरक्षित आयाम है, उसके आयाम को अपनाते हुए हमको यहाँ पर डिजिटल करेंसी पे स्विच करना है। तो इसको जो है लॉन्च कर रही है हमारी आरबीआई। इसके बाद वर्ल्ड कॉटन डे की बात करेंगे, जिसको सेलिब्रेट किया गया। तो किस तरीके से हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है वो अभी प्रॉब्लम्स को जो है फेस कर रही है, उसके बारे में चर्चा की गई है। पेपर थर्ड का पार्ट है। पहले वाले टॉपिक को अब हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है इंडियन एयरफोर्स को जो है और उनके जो आपके परिवार के लोग हैं, जो भारतीय वायुसेना के सदस्य हैं, उनको बधाई वगैरह दी है। तो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। हर साल जो सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में 8 अक्टूबर को, है ना। इस दौरान हम एयरफोर्स को ट्रिब्यूट देते हैं, एक्नॉलेज करते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, है ना, उनके जो उन्होंने एक्सेलेंस शो किया है उसको हम वहां पर क्या करते हैं, उसको हम बताते हैं, है ना, कि इनने हमारे देश में बहुत बड़े बड़े जो युद्ध है, चाहे आप इंडिया पाकिस्तान का देख ले, कारगिल वॉर देख ले, सियाचिन ग्लेशियर के संदर्भ में देख ले, तो कई जगह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी वायुसेना में। तो उसको हम क्या करते हैं, एक तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना। इसलिए ये डे जो है मनाया जाता है। आधिकारिक तौर पे देखेंगे तो जो भारतीय वायुसेना का अस्तित्व आया वो सबसे पहले ब्रिटिश, जब हमारे यहाँ सरकार थी, जब ब्रिटिशर्स का शासन था हमारे यहाँ, तभी 8 अक्टूबर 1932 को आया। और वो भी जो ब्रिटिश आपका एम्पायर था उसकी जो एक तरीके से उसकी जो सेना थी उसकी ऑक्सिलरी सेना के एक विंग के रूप में हमारी वायुसेना अस्तित्व में आई थी। और इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत अच्छे अपने भूमिका का निर्वहन किया, है ना, वहां पर जो है बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो इसको सम्मानित भी किया था ब्रिटिश एम्पायर ने। अब ब्रिटिशर्स की हालत खराब हो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, तो भैया जो भी हेल्प हमारे यहाँ से मिल रही थी तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर रहे थे, है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कंटेक्चुअल पार्ट है, ये सब ठीक है, हमको पता होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पहला एयरक्राफ्ट था वो जब अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1933 को, 1933 को, तो उसमें 6 आपके आरएएफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स थे और 19 उसमें हवाई सिपाही वगैरह थे, ठीक है ना, एयर सोल्जर्स जिनको बोलते हैं। इसके बाद जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए 1947 में, तो जो नाम रखा गया इसका, तो रॉयल इंडियन एयर फोर्स जो है इसका नाम रखा गया, ठीक है। और ये सर्व कर रही थी किस नाम से, डोमिनियन ऑफ इंडिया के नाम से। अब जब हमने अपना रिपब्लिक बना लिया, हम गणराज्य बन गए 1950 में, जब हमारा संविधान लागू हो गया, तो हम एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे थे। तो उस समय जो ये प्रीफिक्स है आपका रॉयल, है ना, तो उसको हमने हटा दिया, है ना, क्योंकि अब तो हम क्या हो गए, संप्रभु हो गए, सोवरेन हो गए, तो फिर हमने वो प्रीफिक्स हटा दिया। मेजर ऑपरेशंस जो है जो हमारी इंडियन एयरफोर्स ने किया है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। तो सबसे पहले ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी है, बिल्कुल नया है ये आपका, है ना, ऑपरेशन। तो बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक्स की गई थी 2019 में, आप लोगों को पता होगा कि बालाकोट जो है पाकिस्तान का एक क्षेत्र है जहां पर जो जैश-ए मोहम्मद आपकी एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका एक ये आपका ट्रेनिंग कैंप था। तो वहां पर जो है हमने एयर स्ट्राइक किया और बम्बार्डिंग वगैरह करके जो है उसको खत्म किया, ठीक। इसके बाद जो ऑपरेशन सफेद सागर है 1999 का, तो ये जो कारगिल के दौरान हमारी वायुसेना ने जो ऑपरेशन किया था, है ना, उसको उसका जो कोड नेम था वो क्या था आपका, सफेद सागर था। इसमें जो है लार्ज स्केल में अगर आप और देखेंगे कि कहां हमारी भारतीय वायुसेना ने अपने जो है भूमिका का निर्वहन किया है ना, तो आप देखेंगे 1971 में भी जो इंडो पाक वार हुआ था, जिसमें हमने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को जो है हेल्प किया था,
है ना। तो उसके दौरान जो है बहुत बड़े स्तर पर हमारी वायुसेना ने वहां पर जो है अपना रोल प्ले किया था। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में इतना बड़ा ऑपरेशन इसी दौरान देखा गया 1999 में। इसके बाद ऑपरेशन मेघदूत 1984 देखेंगे तो ये भी एक कोड नेम था, एक जो ये ऑपरेशन कर रहे थे। इसमें हमारी जो सियाचिन ग्लेशियर है वहां पर हमारी सेना को और जो हमारी पैरामिलिट्री जो हमारी आर्मी है ना, पैरामिलिट्री जो फोर्स है और आर्मी है उसको हेल्प किया था हमारी किसने, इंडियन एयर फोर्स में। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर को जो है सुरक्षित रखने के लिए उसमें अपना अधिकार जो है वो बनाए रखने के लिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशन कैक्टस लिली जो है 1971, वो आपका जो इंडिया पाकिस्तान का आप देखेंगे कि यहां पर वॉर भी है 1971 का, और यहां पर बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर था उसको हमने सपोर्ट किया था। उसी दौरान हमारी भारतीय वायुसेना ने यहां पर ऑपरेशन कैक्टस लिली को अंजाम दिया था। इसके बाद जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का 1965 में, उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये सब आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो अभी जो है यहाँ पर जो है वहां के जो उपराज्यपाल है उनको याद रखिएगा, राज्यपाल नहीं बोला जाता, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है उनको। ठीक है ना, क्योंकि आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी का मतलब ये होता है कि जो यूटीज बनाई जाती है वहां पर केंद्र का ही शासन होता है, एक तरीके से डायरेक्टली वो सेंटर के कंट्रोल में होता है। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी की बात करेंगे तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, तो यहाँ पर जो है अलग सिस्टम है, उसी को हम समझेंगे। अभी एक ऑर्डर वगैरह दिया है वहां के दिल्ली के उपराज्यपाल ने, मतलब सीवर लाइन की सफाई और जो बिलों का भुगतान वगैरह नहीं हो रहा है, तो उन मुद्दों पर गौर करने के लिए जो आदेश दिया है कि भैया आप जो है दिल्ली सरकार इस पर ध्यान दीजिए। ये कंटेक्स्ट है, ये याद रखने की जरूरत नहीं। लेजिस्लेटिव हिस्ट्री की बात करें दिल्ली की, तो जो दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, तो जब ये विधानसभा अस्तित्व में आई तो मुख्यमंत्री भी आए अस्तित्व में, है ना। तो कब आए, मार्च 1952 में। ठीक, और ये जो एक्ट था आपका 1951 का, उसके अंतर्गत इसको जो है पार्ट सी स्टेट्स एक्ट के अंतर्गत रखा गया था, पार्ट सी में। ठीक, अब इसके बाद जब हमारे यहाँ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आप फजल अली कमेटी वगैरह के बारे में जानते होंगे, 1956 में जब ये एक्ट आता है तो ये यूटी को क्या बना दिया जाता है, एक तरीके से यूटी तो ये था ही, दिल्ली को एक तरीके से यूटी के रूप में हम क्या कर देते हैं, इसको यूटी के रूप में रिकॉग्नाइज कर देते हैं। ठीक है, और यहां का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जैसे उपराज्यपाल है, तो जो प्रशासक जिनको बोला जाता है, पुडुचेरी के संदर्भ में हम प्रशासक बोलते हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको कौन अपॉइंट करेगा, तो सेंटर करेगा, और सेंटर के बिहाफ में कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। अब जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है 1966 पर 6 का, है ना, 1966 का, 1966 का, तो इसमें जो है प्रावधान क्या किया गया, लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का दिल्ली में, है ना, मतलब क्या, सीमित जो है प्रतिनिधित्व वाली सरकार का यहां पर प्रावधान किया गया। इसमें जो है आप देखेंगे तो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल वगैरह बनाई गई, जिसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों होते थे। अब यहां पर लगातार राज्य की मांग चल रही थी, दिल्ली की मांग चल रही थी कि भैया हमको राज्य बना दो, स्वतंत्र राज्य बना दो। तो फिर इसके संदर्भ में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, बालाकृष्णन कमेटी, उसी के रिकमेंडेशन में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और उसके थ्रू देखेंगे तो आर्टिकल 239 ए और आर्टिकल 239 ए बी की व्यवस्था की गई, और वहां पर बताया गया कि किस तरीके से दिल्ली में प्रशासन वगैरह को जो है क्रियान्वित किया जाएगा, है ना। और इसी के अंतर्गत जो है इसको जो 1991 का ये एक्ट है आपका, उसके अंतर्गत नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है घोषित किया गया दिल्ली को। ठीक, अब इसके अंतर्गत यहां चुनाव की व्यवस्था कैसी होती, तो सिंपल है, इलेक्शन कमीशन करता है आर्टिकल 324 के अंतर्गत। जो इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पर लेजिस्लेटिव जो असेंबली है आपकी, है ना, जो विधायिका है, विधानसभा जिसको आप बोलते हो, उसके लिए इलेक्शन वगैरह कौन कंडक्ट करेगा, तो इलेक्शन कमीशन करेगा। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे कानून बनाने की जो यहाँ शक्ति है, जिसको हम बोलते हैं कि सरकार चलाने की जो आपका प्राधिकार है, वो किस तरीके का है, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की, वो कानून बना सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है, किन किन मैटर्स में, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। जो स्टेट लिस्ट की जो एंट्री है, एंट्री 1, 2 और 18 से याद मत रखिए, सीधे ऐसे याद रखिए, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इस पर जो है वो नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे कानून, इस पर सेंटर बनाएगी, बाकी सब में वो बना सकते हैं स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में। इसके बाद जो आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट है 1991 का, इसमें यह बताया गया कि जो भी विधानसभा के लिए चुनाव होंगे, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन से वहां के मेंबर्स को जो है चूज किया जाएगा। और इसमें जो आधार बनाया गया रिजर्वेशन वगैरह का शेड्यूल कास्ट के लिए,
किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो वो किस सेंसस पे बेस्ड है? तो 2001 के सेंसस पे बेस्ड है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीधी बात है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए वो व्यक्ति, जिसको भी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है, मतलब चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यता की बात कर रहे हैं, और उसकी जो उम्र है 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहां पर यह बोला गया कि विधानसभा की अवधि कितनी होगी? तो 5 वर्ष होगी, है ना। और या फिर जब तक कि वो उससे, मान लीजिए 5 वर्ष तो टेन्योर डिसाइडेड है, लेकिन ये कब तक है? जब तक कि विश्वास प्राप्त रहता है। इसका मतलब ये कि जब तक वो मेजॉरिटी में सरकार रहती है, तो जिस दिन भी मेजॉरिटी उसकी नहीं रहेगी उसके पहले भी सरकार खत्म हो सकती है। आप लोगों को पता है, नॉर्मल सा वही फंक्शन है जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं। ठीक। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे, ड्यूरेशन बताया जा रहा है 5 ईयर्स का। इसके बाद जो ड्यूरेशन है असेंबली का, ये आपका नेशनल इमरजेंसी के दौरान बता रहे हैं कि जो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो कौन से आर्टिकल के थ्रू लगाई जाएगी? आर्टिकल 352। आप 3 तरीके के इमरजेंसी पढ़ते हैं। 352 नेशनल इमरजेंसी है। 356 जिसको आप प्रेसिडेंशियल जो है बोलते हैं ना, कि राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, है ना। ठीक है, वो भी आपातकाल का एक संदर्भ है। और तीसरा आपका फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है उसको रखा गया है आर्टिकल 359। 359 360 दोनों पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो 360 और 359। ठीक, 4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 352, 355, 356, 359, 360 और 365। इमरजेंसी में ये आप 5 आर्टिकल, 6 आर्टिकल याद कर लेंगे, इसके प्रावधान याद कर लेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जो 352 आर्टिकल है उसके अंतर्गत अगर नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो इसमें जो इसकी जो असेंबली है दिल्ली की, इसको कितने टाइम के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इसमें यह भी संदर्भ है कि जब एक बार वहां से इमरजेंसी हट जाएगी, है ना, तो उसके बाद 6 महीने से ज्यादा जो है उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। मतलब वहां की जो नॉर्मल जो सरकार का स्ट्रक्चर है उसको बहाल करना पड़ेगा। ठीक है ना। मतलब 6 महीने की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा उसको। इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अब इसके बाद यहां पर यह बोला गया है कि जो यहां पर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को कैसे चूज करते हैं, तो सीधी बात है लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। इसके बाद यहां पर स्पेशल एड्रेस की बात की गई, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल का संदर्भ देखते हैं, वैसे यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं, जब हर साल सेशन जब स्टार्ट होता है, तो सेशन का जो फर्स्ट डे होता है, उस दिन ये स्पेशल एड्रेस करते हैं। किसको? लेजिस्लेटिव असेंबली को। उसके अलावा जब इलेक्शन होके भी आता है, कोई भी सरकार चुन के आती है, जब इलेक्शन होता है, नई सरकार बनती, तो जब पहला सेशन होता है तो पहले सेशन के फर्स्ट डे भी वो वहां पर एड्रेस करते हैं। ठीक है ना। सेम है स्टेट ऑफ सेंटर की, अगर आपको फंक्शन पता है तो बिल्कुल वही चीजें यहां पर अब हम रिवाइज कर पा रहे हैं। तीनों जगह आप एक ही तरीके का सिस्टम देखते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं चार्ट होने चाहिए हमारे पास कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए। इसके बाद यहां पर इनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो उसका एक आधार है आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ये याद रखिएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है संविधान में। इसके बाद यहां पर यह बताया गया है कि जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके डिस्क्वालिफिकेशन की क्या व्यवस्था है। तो वही है आपकी 10th शेड्यूल के अंतर्गत, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, है ना, वहां पर अयोग्यता का निर्धारण किया जा सकता है। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो भी असेंबली के जो भी आपकी प्रोसीजर वगैरह है, ठीक है, जो भी आपकी क्या है प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर के अंतर्गत जो आपके सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, तो जो उनके जजेस वगैरह हैं, तो उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उनके आचरण के बारे में वहां पर चर्चा नहीं होगी। इसके बाद यहां पर यह बोला गया कि इनकी अगर प्रोसीडिंग्स चल रही हो लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो वहां पर कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। इसको लेके जो है विवाद भी बना रहता है। ठीक। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिलिमिटेशन कैसे होता है, जैसे परिसीमन जो बोलते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी जो है सीटें वगैरह होंगी, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इलेक्शन कमीशन करता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, उनको जो है आपके ओथ वगैरह कौन दिलाते हैं, है ना, तो कौन दिलाएंगे? आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर दिलाएंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं, उपराज्यपाल है, मंत्रिपरिषद, 3 चीजें हो गई। क्यों? क्योंकि सेंटर का आपका शासन है तो राष्ट्रपति जी का ही शासन है, उनके बिहाफ पे वहां पर उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में या मंत्रियों के बीच में कोई मतभेद वगैरह की स्थिति अगर जनित हो जाती है, वहां पर वैसी कंडीशन बनती है, तो वहां पर राष्ट्रपति जो है वहां पर नियम बनाने के लिए जो है उनको प्राधिकार दिया गया, उनको अथॉरिटी दी गई है। ठीक। अब इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो भी एग्जीक्यूटिव काम होगा यहां पर वो किसके बिहाफ पे होगा? सिंपल सी बात है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से होगा। ठीक। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो भी निर्णय जो मंत्रिपरिषद ले, जो सरकार ले, जो चुन के आई गई है, जो चुनी गई है जनता के द्वारा, तो जब भी वो कोई निर्णय ले तो उसके बारे में उसको जो है
किसको? उपराज्यपाल को सूचित करना किसका कर्तव्य होगा? कौन है मुखिया? चीफ मिनिस्टर। तो उसका कर्तव्य है कि बताए भैया कि हमने ये जो है निर्णय लिया, हम इस तरीके से जो है प्रशासन चला रहे हैं, उसके बारे में वो जानकारी देना उनका मस्ट है। इसके बाद जो हमारे यहाँ अमेंडमेंट एक्ट आया 2021 का, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट था हमारा, तो उसको अमेंडमेंट किया गया 2021 में। तो उसके अंतर्गत क्या किया गया? तो यहां पर आप सीधी बात ऐसा समझ लीजिए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो पावर थी उसको कम करके ज्यादा पावरफुल किसको बनाया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक, अब यहां पर क्या किया गया है कि जो 1991 के जो एक्ट था हमारा एनसीटी, नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत जो एक्ट लाया गया था 1991 का, तो उसके अंतर्गत जो विधानसभा के जो अधिकार थे और जो उपराज्यपाल के जो अधिकार थे, शक्ति थी, जो जिम्मेदारियां थी, जो शक्तियां थी, उसमें जो है परिवर्तन किया गया। सिंपल सी बात। अब इसमें यह बोला गया है कि भैया सीधी बात है कि जो चुनी हुई सरकार है उसके अधिकारों में कटौती की गई है, और विधानसभा के द्वारा कोई भी अगर बनाया गया कानून है तो जो उसमें संदर्भित शब्द आता है ना गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का मतलब इन्होंने बोला कि भैया गवर्नमेंट का मतलब जो है वो उपराज्यपाल होगा। उसमें जो संदर्भित सरकार शब्द है उसका मतलब ही उपराज्यपाल है। ठीक, तो मतलब जो वहां के उपराज्यपाल हैं उनको ज्यादा क्या दिया गया? प्राधिकार। इसका मतलब ये कि सेंटर का डोमिनेंस है यहां पर। तो मुद्दा क्रिएट हो जाएगा कि भैया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो आपके डे टू डे के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो इश्यूज होते हैं, है ना, तो उन पर विचार करना, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस वगैरह होते हैं तो उसके संदर्भ में जांच करने के लिए जो वहां की समिति वगैरह है या जो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो आपके आयाम होंगे, उसके जो काम करने का दायरा होगा, तो अब वो वहां पर कोई नियम नहीं बना पाएगी। उसके लिए उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। किस पर? डे टू डे जो प्रशासन के मामले होंगे उन पर विचार करना और उनके संदर्भ में जांच वगैरह करने के जो उसके अधिकार थे उसको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये कि उनकी पावर को जो है वहां पर कम किया गया है। और पहले अगर इस संदर्भ में कोई नियम उन्होंने बनाए हैं वहां की चुनी हुई सरकार ने, तो वो आपकी क्या हो गई? इनवैलिड हो गई, उसको शून्य घोषित कर दिया गया। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत यह भी बोला गया है कि उपराज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को जो है आरक्षित रख पाएंगे, है ना, उसकी अनिवार्यता बनाई गई है, उसको मैंडेटरी बनाया गया है उसको। ठीक है, किस किस संदर्भ में? ऐसे विषय जो राज्य की विधानसभा की शक्तियों के बाहर होंगे, है ना। आपने वहां देखा था कि राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकते हैं, उसी तरीके का संदर्भ यहां पर है कि कुछ ऐसे विषय हैं जो विधानसभा के प्राधिकार क्षेत्र में नहीं आते, तो ऐसे विषय से रिलेटेड कोई कानून आए तो भैया कोई बिल आए, है ना, तो उस बिल को वो रिजर्व रख सकते हैं राष्ट्रपति जी के लिए। फिर बाद में उस पर जो आपकी चर्चा होगी राष्ट्रपति जी से, फिर जो समाधान निकलेगा उस आधार पर आगे काम करेंगे। ठीक है, ये जो है नॉर्मल सी चीजें हैं। सीधी चीज ये याद रखिएगा कि जो चुनी हुई सरकार है उसकी पावर को कम किया गया है और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर है वहां पर उनकी जो है पावर को बढ़ाया गया। अल्टीमेटली आप देखेंगे तो सेंटर की पावर को यहां पर रेस किया गया। अब यहां पर इश्यूज क्या है? तो सीधी बात है कि भैया सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब जो आपका केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है यहां पर। इसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका जो प्राधिकार, उसकी अथॉरिटी, उसको कम करके कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा समझिए। ठीक है, अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। इसके बाद कई सारे जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, तो उसमें एक तरीके से ये ब्लॉकेज के काम करेगा, है ना, उसको ब्लॉक करेगा। ठीक, इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये जो एक्ट पास किया गया इसमें यथोचित रूप से जो है चर्चा विमर्श नहीं किया गया, तो जो विमर्शी लोकतंत्र का आयाम है उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा, जिसको डेलिबरेटिव आप डेमोक्रेटिक फीचर बोलते हैं, है ना, तो उस पर जो है ऋणात्मक प्रभाव पड़ा। इसमें ढंग से चर्चा नहीं हुई, इसको जल्दीबाजी में पास कर दिया गया, ऐसा बोला जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। तो अभी जो पीएफआई को जो बैन किया गया है यूएपीए के अंतर्गत, है ना, यूएपीए के अंतर्गत किया गया है ना, यूएपीए से रिलेटेड ट्रिब्यूनल भी है। तो जो यूएपीए से रिलेटेड जो ट्रिब्यूनल है इसके जो हेड बनाए गए हैं उनका नाम है जस्टिस दिनेश शर्मा, इसलिए ये न्यूज में आया है। अब ट्रिब्यूनल है क्या? तो सबसे पहली चीज याद रखिए कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे ये काम करता है, स्पीडी जो है आपका जस्टिस दिलाने का काम करता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर जो बोझ है, जो भार है, उसको कम करने का काम करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनके पास पहले से बहुत केसेस पेंडिंग है ना, तो त्वरित न्याय जो है प्रदान करने के लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई है ना। इसके अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव, टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स, एनवायरमेंट से रिलेटेड आप देखे होंगे ट्रिब्यूनल, है ना, एनजीटी वगैरह के बारे में सुनते हैं, तो उन तरीके के जो मुद्दे हैं उनमें वहां पर डिस्प्यूट आता है, तो उसका समाधान जो है करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? तो सीधी बात है
कि स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करना, है ना, और स्पेसिफिक मुद्दे से रिलेटेड ट्रिब्यूनल बनता है तो वहां पर स्पेशलाइजेशन भी होता है, ठीक। और जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जो पैटर्न था, है ना, जो जुडिशियरी के अंतर्गत आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो उससे हटके है ये आपका नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। ये केवल एविडेंस वगैरह पे नहीं, स्पेशलिस्ट पे भी फोकस करता है ये आपका। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो पहला ट्रिब्यूनल हमारे यहाँ कब स्थापित हुआ था, तो 1941 में इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भैया रिड्यूस हो जाता है कोर्ट्स का जो वर्कलोड है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यहां पर जो विशेषज्ञ होते हैं, वकील होते हैं, उनके द्वारा जो है इसको संचालित किया जाता है। अब इसका प्रावधान आया कब, तो मैंने पहले ही बताया 42nd अमेंडमेंट से आया है 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और एक कमेटी थी आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी, उन्हीं के रिकमेंडेशन में इसको शामिल किया गया था। अब जब अमेंडमेंट किया गया तो कोई आर्टिकल इंसर्ट किए होंगे, तो कौन सा किया, आर्टिकल 323 सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी, ठीक। अब यहां पर जो है आर्टिकल 323 ए में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई है, और बी में एडमिनिस्ट्रेटिव हटा के सारे मुद्दों से रिलेटेड ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है, ठीक। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो 42nd अमेंडमेंट हुआ उसी के थ्रू जो अगर आप देखते हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट लाया गया 1985 में, है ना, उसी के अंतर्गत जो है आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को जो है वहां पर सेटअप किया गया। अब इसेंशियल क्या है ट्रिब्यूनल के, तो ऐसा जो है यहाँ पर बहुत बड़ा जो है ऐसा पैमाना नहीं बनाया गया है। कुछ जो यहाँ पर चीजें बताई गई है कि एक तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होगी, अर्ध न्यायिक, ठीक। दूसरी चीज ये कि ये जो है आपका स्टेट के द्वारा बनाई जाती है ना, ठीक है। और उसी आधार पर फिर जो है वहां पर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। अब डिफरेंस क्या है ट्रिब्यूनल और कोर्ट में, तो कोर्ट जो है हमारा ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है ना, वो जो है निर्णय देता है केवल किसके बेस पे, साक्ष्यों के आधार पर देता है। लेकिन ये जो ट्रिब्यूनल है इसको राज्य बनाते हैं किसी स्पेसिफिक जो आपका विषय होता है, इशू, उनको सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, मतलब विशेषीकृत है ये आपका, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जुडिशरी जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, आर्टिकल 50 पढ़ते होंगे आप लोग। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो ओवरलैपिंग है, मतलब बहुत सारे अधिकारियों को भी जो है ट्रिब्यूनल में जो है वहां पर जो है पोस्टिंग दी जाती है, उनको जो है वहां पर बिठाया जाता है ना। ये जो है आपका कहीं ना कहीं यहां पर ही इशू क्रिएट होता है कि भैया यहां पर कैसे न्यूट्रलिटी लाओगे, आप किस तरीके से जो है प्योर जो है न्यूट्रल जो है जस्टिस वहां पर प्रोवाइड कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि न्यायालयों में जो आपका निर्णय वगैरह होता है सबूत और साक्ष्य के आधार पे होता है, लेकिन यहाँ पर विभागीय नीतियों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो मैंने पहले ही बताया लिखने की सिर्फ कला है, वही यहाँ पर मुद्दा बताया जा रहा है। इसके बाद गिग इकोनॉमी की बात करेंगे तो भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत गिग जो इकोनॉमी है उसका रिप्रेजेंटेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, और यहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी गई है, रैपिड ग्रोथ देखी गई है लास्ट डिकेड में, पिछले दशक में। नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें लिखा, उसका जो टाइटल है इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ठीक है। अब नीति आयोग ने यहां पर बताया भी है इसके संदर्भ में कि क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी है कि गिग इकोनॉमी को हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो प्रेजेंट स्टेटस है गिग इकोनॉमी का, इसके बारे में डेटा अपने पास रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो 77 लाख जो है यहां पर गिग वर्कर्स हैं, ठीक। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत में जो गैर कृषि कार्य बल का जो टोटल आपका परसेंटेज उसको 100 ले लीजिए तो उसमें से 2.6% को रिप्रेजेंट करते हैं ये, और टोटल अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखें तो इनका रिप्रेजेंटेशन 1.5% है, बहुत बड़ा डेटा है। और 2029-30 तक इनकी जो संख्या है बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2.35 करोड़ हो जाएगी, ठीक। अब इनका कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं यहां पर, तो जो आउट ऑफ 77 लाख जो गिग वर्कर्स हैं टोटल आपके, उसमें से जो 26 लाख गिग वर्कर्स हैं वो रिटेल ट्रेड और सेल्स में है, और जो अदर मेजर सेक्टर्स हैं जहां पर इनका रिप्रेजेंटेशन है वो आपका कैसा सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है और एजुकेशन है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अब एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की अगर आप स्थिति देखेंगे गिग इकोनॉमी के संदर्भ में, तो अगर आप देखेंगे तो जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है 2011-12 से 19-20 के टेन्योर को इन्होंने लिया है, तो उसकी जो वैल्यू है 1 से ज्यादा है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं रोजगाररत हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अन्य क्षेत्रों में जो इलास्टिसिटी है किसकी, एम्प्लॉयमेंट की, है ना, वो बहुत ज्यादा अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो कम है, ठीक है। अब इंप्लीकेशन की बात करें तो लगातार गिग वर्कर्स की जो है मांग भी बढ़ रही है, लोगों को फायदा भी होता है क्योंकि सोशल सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है उनको, और अब बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि
जो कन्वर्जन देखा जा रहा है नॉन गिग वर्क से गिग वर्क में, है ना, वर्क फ्रॉम होम वगैरह का कंसेप्ट आया था, ठीक है ना। अभी कोविड के कारण ये सब चीजें और भी बढ़ गई हैं। अब नीति आयोग ने रिकमेंडेशन क्या दी है, तो क्या देना चाहिए उनको कि भैया सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, इनको स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के तहत जो है इनकी व्यवस्था करो, इनको पेंशन वेंशन की व्यवस्था करो, यही सब चीज बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सबसे पहली चीज तो इनके बारे में कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पीरियोडिक लेबर फोर्स जो आपका सर्वे होता है तो उसमें लेबर मार्केट के सारे डेटा को वहां पर पब्लिश किया जाता है, लेकिन उसके अंतर्गत अभी गिग इकोनॉमी के जो है, जो गिग वर्कर्स का डेटा नहीं होता, तो इन्होंने बोला इनके बारे में भी आप डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करो। दूसरी चीज ये कि जैसे आपके इनिशिएटिव्स हैं, स्टार्टअप इंडिया है, हैंड होल्डिंग फंडिंग सपोर्ट है, स्किल डेवलपमेंट है, तो इसी तरीके के जो है प्रावधान इनके लिए भी किए जाए। इसके बाद जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है तो इस क्षेत्र में उसको एक्सेलरेट किया जाए, त्वरित किया जाए, है ना। कैसे करेंगे, तो भैया इस क्षेत्र के लिए स्पेसिफिकली जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डिजाइन करिए। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जो पहली बार कोई भी अगर मतलब गिग इकोनॉमी से रिलेटेड काम करना चाह रहा है और पहली बार वो जो है क्रेडिट लेने जाता है बैंक में, तो उसको अनसिक्योर्ड लोन दिया जाए और इस लोन को, इस तरीके के क्रेडिट को आप पीएसएल के अंतर्गत क्लासिफाई करो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत। इसके बाद बोला गया कि जो गिग प्लेटफॉर्म है इसको कोलैबोरेट करना चाहिए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि यहां पर वर्कर्स को स्किल्ड किया जा सके और माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ा सके, ठीक। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि इनकी पोटेंशियल को, इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, है ना, इनकी ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए हम इनको स्किल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी के जो आपके प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, रोजगार के जो क्षेत्र है उनके लिए वो व्यापक हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद बोला जा रहा है कि इनको जो है एनजीओज और सिविक सोसाइटी की हेल्प से जो है वुमेन्स वगैरह, वल्नरेबल सेक्शंस, तो इनको जो है हम स्किल्ड करके और क्या कर सकते हैं, एक तरीके से रोजगार मुहैया करा सकते हैं इस गिग इकोनॉमी के थ्रू। इसके बाद बोला जा रहा है कि इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करिए, अच्छा, है ना, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करिए, ठीक है, और एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिए कि जिससे वल्नरेबल ग्रुप्स के लोगों, वुमेन्स को, इन सबको जो है रोजगार प्राप्त हो सके गिग इकोनॉमी के अंतर्गत। और जो आपका सोशल सिक्योरिटी कोड है आपका 2020 का, उसमें जो है ये प्रावधान भी दिया गया है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करिए, है ना, और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक। इसके बाद जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो स्कीम्स वगैरह रन करे इनके लिए, किस तरीके की, जिससे इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट वगैरह हो, जैसे कि इंश्योरेंस स्कीम वगैरह होती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करिए आप गिग वर्कर्स के लिए। इसके बाद इन्होंने मतलब गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी फंड वगैरह भी जो है उनके लाभ के लिए जो है वहां पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि कोविड-19 के दौरान बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, है ना, तो उसके दौरान जो आपके गिग इकोनॉमी के, जो आपके गिग इकोनॉमी के सेक्टर के जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, जैसे ओला है, उबर है, अर्बन कंपनी है, स्विगी, जोमैटो, तो इन्होंने क्या किया कि जो इनके जो वर्कर्स हैं, जो डिलीवरी वगैरह करते हैं, जो काम करते हैं, वो भी जो एक तरीके से गिग वर्कर्स हो गए, तो उनकी सेफ्टी के लिए, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने पेड सिक लीव दी, हेल्थ एक्सेस दिया, इंश्योरेंस दिया। तो अन्य जो आपके ऐसे प्रतिष्ठान है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्लेटफॉर्म है, वो भी ऐसे प्रावधानों को अपना सकते हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत इनको भी पेंशन वगैरह की जो है व्यवस्था करना चाहिए रिटायरमेंट वगैरह के बाद, है ना। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जैसे स्विगी, जोमैटो, तो इनको ब्याज मुक्त बिजनेस लोन वगैरह भी वो प्रोवाइड करके हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ई रूपी जो है आपका, इसको लॉन्च कर रही है हमारी आरबीआई, तो अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है ना। तो ये जैसे हम नॉर्मल करेंसी को यूज करते हैं वैसा ही होगा ये, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में होगा, है ना। तो इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, वायबिलिटी बढ़ जाएगी, टाइम सेविंग हो जाएगा, है ना, इस तरीके की चीजें। अब ई रूपी क्या है, तो एक तरीके से ये भी सोवरेन पेपर करेंसी की तरह ही है, लेकिन इसका जो फॉर्म होगा वो डिजिटल होगा, है ना। इसको हम सारे तरीके के ट्रांजैक्शन में यूज कर पाएंगे, तो ये एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट जो है हम इसको यूज कर पाएंगे। और ये भी लीगल टेंडर होगा। लीगल टेंडर का मतलब ये कि पैसे में लिखा रहता है ना कि मैं आपको वादा करता हूं, है ना, मतलब गारंटी देती है सरकार की आपके पास जो पैसा अगर कोई लेने से मना कर दे तो उसके ऊपर जो है कार्यवाही हो जाएगी, इसी को लीगल टेंडर बोला जाता है, ठीक। इसके बाद फीचर्स क्या है इसके, तो सीधी बात है, ये भी एक तरीके से लायबिलिटी होगी सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट पे, ठीक है, और इसको टोकन बेस्ड या अकाउंट बेस्ड जो है स्ट्रक्चर किया जाएगा, ठीक।
अब इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये बिल्कुल बैंक नोट्स की तरह ही सिमिलर होगा और ट्रांजैक्शन मॉनेटरी जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना, जैसे आदान प्रदान जिसको हम विनिमय प्रणाली बोलते हैं, तो उसमें जो है इसको यूज कर पाएंगे। अब इसमें जो भी व्यक्ति जैसे जो जिसके पास टोकन है, ठीक है, तो उसको खुद ही वेरीफाई करना पड़ेगा अपनी ओनरशिप का कि भैया वो टोकन जेन्युइन तो है, उसमें कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। और ये जो है प्रेफर किया जाएगा रिटेल पेमेंट्स वगैरह के लिए। इसमें जो अकाउंट बेस्ड सिस्टम है वो उसमें जो मेंटेनेंस वगैरह होगा वो रिक्वायर्ड होगा, उस मेंटेनेंस के अंतर्गत जो बैलेंस शीट का रिकॉर्ड वगैरह है वो रखना पड़ेगा, है ना, और जो ट्रांजैक्शंस वगैरह सारे जो ऐसे लोग कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होगी, है ना, ठीक है, सीबीडीसी के पास। ठीक, इसके बाद जैसे बिटकॉइंस के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं यहां पर भी वैसी व्यवस्था होगी। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि हमारे जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारा आरबीआई है, उसने हमेशा अपोज किया है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी वगैरह के यूज के लिए, क्योंकि वो सीधा सीधा थ्रेट है हमारी साइबर सिक्योरिटी को लेके भी, और मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारी पूरा पेरिफेरी है उस पर भी उसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी वो ऋणात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए जो है आरबीआई ने अभी तक इसको परमिट नहीं किया है हमारे देश में, जबकि पूरे विश्व में बहुत जगह उसको जो है परमिशन दी गई। इसके बाद आप देखेंगे कि जुलाई 2022 में 105 देशों ने जो है सीबीडीसी, ठीक है ना, जो सीबीडीसी का मतलब क्या है, आपका जो आपका डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं हम, है ना, जो सेंट्रल बैंक आपकी लॉन्च करती है, ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो आपका केंद्रीकृत बैंक जो है डिजिटल करेंसी जो है लॉन्च करते हैं। तो ऐसे पूरे विश्व में 105 देश जो है इसको एक्सप्लोर कर चुके हैं। अभी अगर आप देखेंगे कि 10 देश जो है अभी अभी जो है उन्होंने लॉन्च किया, उसमें जो सबसे पहला है आपका, वो आपका कौन सा मतलब कौन सी करेंसी है, तो बहामियन आपका सैंड डॉलर है, जिसको 2020 में जो है प्रचलन में लाया गया, और सबसे लेटेस्ट जो है जमैका का जैम DEX है, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है इसका सीबीडीसी का, तो जो सीबीडीसी है आपका केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, तो इसको यूज करने से क्या होगा, सबसे पहले वायबिलिटी बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में देखे, चाहे आप टाइम के उसमें देखे, चाहे कैरी करने का संदर्भ में देखे, तो वर्चुअल करेंसी से क्या होगा कि जो करेंसी होल्डिंग कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, यूनिवर्सल एक्सेस उसकी बढ़ जाएगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और ट्रांजैक्शन इजियर हो जाएंगे, क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स है वो भी इजी हो जाएगी, और इससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो हमारा व्यापक हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड कॉटन डे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड कॉटन डे, अक्टूबर 7 को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रही है हमारी ये इंडस्ट्री, तो सबसे पहली चीज ये कि जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन होते हैं वो हमारे यहाँ एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, उनकी उपलब्धता जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी, है ना, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है जब वो बढ़ जाती है तो जो हमारी टेक्सटाइल मिल्स होंगी उनको तो घाटा लगेगा। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो हमारे यहाँ इस तरीके की टेक्सटाइल मिल्स वगैरह है कॉटन से रिलेटेड, वहां जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो बहुत ज्यादा पुरानी है, तो कंटेम्पररी जो हमारा वर्ल्ड है उससे वो कंपीट नहीं कर पा रही है ना। तो उसके कारण क्या होता है कि जो हम फैब्रिक जो है वहां पर प्रोड्यूस करते हैं उसकी क्वालिटी बहुत जो है निम्न स्तर की होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि पावर जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है ना। इसके बाद अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हम टेक्नोलॉजी जो है उतनी उन्नत तरीके की यूज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल लेवल पे हमारी जो ये इंडस्ट्री है वो आपकी कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाती है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि सिक इंडस्ट्रीज की भी समस्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं टेक्सटाइल मिल्स वगैरह जो आपकी लॉस में रन हो रही हैं। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आपकी मतलब कुछ कपड़े की जो मिल वगैरह है वो आपकी घाटे में चल रही है, उन्हीं को सिक इंडस्ट्री बता रहे हैं। इसके बाद जो आपके फाइबर वगैरह होते हैं सिंथेटिक फाइबर, उनके कारण भी इनको बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, ठीक है, तो उसके कारण भी ये जो है कॉम्पिटिटिव नहीं रह गए। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि लॉस होने का क्या रीजन है टेक्सटाइल सेक्टर में, तो सबसे पहली चीज तो जीएसटी के कारण भी इनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ। अगर आप देखेंगे कि जो भी टेक्सटाइल गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू 1000 रुपए से कम होती है उसके ऊपर 5% का जीएसटी, और जो 1000 रुपए से ऊपर के जो भी आपके गुड्स वगैरह हैं टेक्सटाइल गुड्स उसमें 12% का जीएसटी लगता है, तो कहीं ना कहीं उनकी आय पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा। इसके बाद जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रही है क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अब अगर आप देखेंगे कि पावर कॉस्ट जो है वो 30-40% हमारे यहाँ ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में बांग्लादेश है, तो कहीं ना कहीं हम कंपीट नहीं कर पाएंगे, है ना, हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसके बाद कोविड और यूक्रेन वॉर के कारण इसकी डिमांड वगैरह में भी जो है क्रंच आया, उसमें भी कमी आई है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि लगातार जो है सेल्स में ड्रॉप देखा जा रहा है, प्रोडक्शन में जो है कमी देखी जा रही है, तो इसके कारण ओवरऑल इस सेक्टर की इनकम जो है वो कम हुई है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है,
इसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस में और ओपन मार्केट में इसके प्राइस में, जो सेल प्राइस है आपका, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो जो यहाँ के लोग जो उत्पादन करते हैं वो भी हतोत्साहित होते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है रोग वोग की भी समस्या है ना, ओइस्ट अटैक वगैरह भी होता है। हमारे यहाँ जो वर्षा का प्रतिरूप है वो आपका नियमित नहीं है ना, बहुत ज्यादा उसमें डिस्पैरिटी देखी जाती है, तो उसका भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आप देखते हैं कि जो हमने जैसे बांग्लादेश है, वियतनाम है, थाईलैंड है, तो इससे कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या किया है, जैसे बांग्लादेश है, वियतनाम है, थाईलैंड है, तो इससे हम लोगों ने कहीं ना कहीं क्या किया, एग्रीमेंट किया, एडवांस एग्रीमेंट। तो भैया हमको बिना चेक किए वहां पर कॉटन यार्न को जो है एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। अब जब हम इसको जो रॉ मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक लेवल पे उसकी उपलब्धता कम हो जाएगी ना कम, तो हमारे यहाँ उसकी कीमत बढ़ जाएगी, जो चीज कम हो जाएगी। तो जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक जो आपके प्लेयर्स हैं, इनके पास जो है उपलब्ध जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी भी कमी हो जाती है। तो घरेलू स्तर पर आप देखेंगे तो इनकी कीमतों में वृद्धि देखी जाती है, क्योंकि जहां हमने एग्रीमेंट किया है वहां पे तो हमको उसको भेजना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा उनको। इसके बाद यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन कारणों से जो इस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट का जो आपका रिप्रेजेंटेशन था उस पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है, यहाँ पर रोजगार पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। और ये आपका कैसा इंडस्ट्री है, ये आपका जैसे कैपिटल इंटेंसिव होती है ना, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री देखेंगे तो कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन ये लेबर इंटेंसिव, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो अगर उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि 2021 में इंक्रीमेंट देखा गया एक्सपोर्ट में कॉटन में 56%, लेकिन वहीं पर जो इनसे बने हुए उत्पाद है अप्रैल, उसके एक्सपोर्ट में कमी आई है और वो केवल 24% बढ़ा है। ठीक, इसके बहुत सारे रीजन है, जैसे एफटीए वगैरह जो है वो नहीं है हमारा बहुत सारे देशों के साथ, जो हमारे मेन इंपोर्टर्स देश हैं आपके, जैसे ईयू है, यूके है, कनाडा है ना, किसके लिए, अप्रैल के लिए। बांग्लादेश से फैब्रिक के लिए जो हमारा एग्रीमेंट है वो नहीं है आपका, तो इसके कारण भी जो है यहाँ पर क्राइसिस देखा जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि बांग्लादेश को यूएसए से जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके अलावा भी उससे अधिक छूट मिलती है। क्यों? क्योंकि वो आपका लो इनकम कंट्री है। तो यहां पर भारत को दोहरे मोर्चे पर जो है प्रतिस्पर्धा को जो है वो उसका सामना करना पड़ रहा है, और वहां पर हम कॉम्पिटिटिव नहीं रह पा रहे, क्योंकि हमारा इनपुट बढ़ गया, उसको छूट भी ज्यादा मिल रही है, तो हमारा प्रोडक्ट वहां पर कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाता। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारत ने जो आपका कॉटन है इस पर हम 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, इससे जो हमारा डोमेस्टिक जो हमारी मिल वगैरह है उनको भी नुकसान हो रहा है। अब रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या है, तो गवर्नमेंट ने जो आपकी कस्टम ड्यूटी वगैरह है ना, कॉटन के इंपोर्ट पे जो लगाया जाता है उसमें एग्जेम्पशन दे दिया है, ताकि जो कॉटन का आपका प्राइस है वो कम हो जाए। ये किस लिए किया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद आप सीबीडीटी को देखेंगे और जो कस्टम हमारा है उसने भी नोटिफिकेशन वगैरह निकाला है कि जो कस्टम ड्यूटी है उससे एग्जेम्पशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है वो आपके कॉटन के इंपोर्ट में यूज किया जा सकता है। इसके बाद पीएम मित्रा स्कीम है, तो जो आपका पूरा का पूरा ये कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड सेक्टर है, तो इसका मॉडर्नाइजेशन करना है, नई नई टेक्नोलॉजीज को लाना है, वहां पर जो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू चेन है उसको हमको क्या करना है, मॉडर्न जो आपका कंटेम्परी जो आपकी टेक्नोलॉजी है, कंटेम्परी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस आधार पर इसको भी क्या करना है, इनहेंसमेंट करना है, उसका भी संवर्धन करना है, उसको भी ठीक करना है, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसको कम किया जा सके। और अल्टीमेटली इनपुट को जब हम कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो ये सेक्टर है हमारा वो आपका कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, है ना। और इसी के थ्रू जो है हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पाएंगे, है ना, और जो ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट है उसमें भारत की स्थिति को बेहतर कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला एमसीक्यू जो है वो आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड, इसके बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि इसको एस्टैब्लिश किया गया नेशनल बॉडी फॉर एक्रीडिएशन के रूप में 1996 में, ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसको जो रजिस्टर्ड किया गया है वो सोसाइटी एक्ट जो है 1860 का उसकी 21st एंट्री के अंतर्गत किया गया है, किस रूप में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि इसमें जो नोडल मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट जो नोडल मिनिस्ट्री है इसकी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक, किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट है कि इसके चेयरमैन को अपॉइंट कौन करते हैं, तो हमारे पीएम अपॉइंट करते हैं। सही बताना था तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव बी हो जाएगा, इसी के साथ बी हो जाएगा, बी में जो है आपका ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि सही बताना था तो सारे ऑप्शन सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, वो ब्रिक वर्क रेटिंग से रिलेटेड है।
ठीक है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, याद रखिएगा, ब्रिक से कंफ्यूज मत होइएगा। तो ब्रिक वर्क जो रेटिंग है उसके बारे में स्टेटमेंट बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये आपका सेबी रजिस्टर्ड आपकी इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, याद रखिएगा। इसके बाद जो दूसरा है यहां पर स्टेटमेंट कि क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी है वो रेगुलेट किया जाएगा किसके द्वारा, सेबी के अंतर्गत, और सेबी का जो आपका रेगुलेशन है 1999 का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रिलेटेड, उसके अंतर्गत इनको विनियमित किया जाएगा, विनियमित किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही पूछा गया था, तो इसका आंसर आपका बोथ आर करेक्ट, सी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और सपोर्ट बनाए रखिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर किया करिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।